Okay. So in this particular lecture, we will be starting with a new chapter, very introductory and you may say important unit from the section of heat. अपने पूरे सिलेबस में हीट का एक अलग से सेक्शन आता है, of which we have 3 chapters. The first one we are going to start today is thermal properties of matter, and so on we have another 2 chapters in class 12th as kinetic theory of gases and थर्मोडायनेमिक्स. तो ये पूरा सेक्शन 3 चैप्टर पर बेस करता है और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन आपको इस पूरे सेक्शन से नीट या सीईटी जेईई की एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाएगा. नाउ टुडेज लेक्चर विल बी क्वाइट ऑफ इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं सबसे पहले तो इनिशियली आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि हीट किसे कहते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय हीट, and somewhat discussion I will do on the different units of heat and temperature and the temperature scales. Okay. अब कोई क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन ऐसा मैं नहीं करता हूँ, डायरेक्टली अपनी बात को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ. अब ये जो वर्ड है हीट, क्या आपने बहुत कॉमनली अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा, है ना. अगर आपसे एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन ये किया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय हीट, तो आप बस इजीली आंसर करेंगे कि हीट जो है वो एनर्जी होती है. बट सिर्फ इतना कहना कि हीट एनर्जी है ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है. एक प्रॉपर कंडीशन के साथ, एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसे समझाना चाहिए. लेट्स से कि हमारे पास 2 अलग अलग बॉडीज हैं. एक है बॉडी ए जो किसी TA टेम्परेचर पर है, और बिल्कुल इसके साथ एक दूसरी बॉडी नजदीक ही रखी हुई है, बॉडी बी, जो किसी टेम्परेचर पर है. ओके, तो ऐसी 2 अलग अलग बॉडीज हमारे पास हैं एंड वी हैव गॉट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी, सच दैट कि कंडीशन ऐसी है कि टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टेम्परेचर ऑफ बी. ओके, का टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली बी के मुकाबले में ज्यादा है. अब मुझे आप ये बताइए कि ए और बी में टेम्परेचर डिफरेंस है, और अगर ऐसे नजदीक नजदीक उनको किसी पर्टिकुलर स्पेस में रखा गया है तो कुछ दोनों में ट्रांसफर होगा. यस यस हाँ, यस सर. कहां से कहां ट्रांसफर होगा? A to B. A to B. क्या ट्रांसफर होगा? Heat. ये समझने वाली बात है. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ए से निकल करके बी कुछ एनर्जी ट्रैवल करेगी और वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ जाएगी. ओके, अब यहां जो ट्रांसफर हुआ है ओके, उस ट्रांसफर को ही हम हीट कॉल करते हैं. तो अगर हम हीट को एक पर्टिकुलर लेवल पर डिफाइन करना चाहें, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ उसे अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमें ऐसे कहना चाहिए. ध्यान से देखिए, मैं 2 यहां पर सेंटेंसेस पुट कर रहा हूं. सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और दूसरा मैं कह रहा हूं कि हीट जो है वो हमेशा ट्रांसफरिंग हालत में गिनी जाती है. एनर्जी इन ट्रांजिट, एनर्जी इन ट्रांजिट. मैं जो कह रहा हूं उसे जरा समझने की कोशिश करिए. जब तक वो एनर्जी बॉडी ए में थी, अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो जब तक वो एनर्जी बॉडी ए में थी तब तक उसे इंटरनल एनर्जी कहा जाता है. गौर से समझिए, क्या कहा जाएगा? जब तक वो बॉडी एनर्जी बॉडी ए में थी तब तक उसे क्या कहेंगे? इंटरनल एनर्जी. बॉडी ए की अपनी इंटरनल एनर्जी.
लेकिन जैसे ही वो ट्रांजिट में आई, ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, जैसे ही वो ट्रांजिट में आई, तो ट्रांजिट में आने के बाद जब तक वो ट्रांसफर हो रही थी तब तक वो क्या कहलाई? हीट। हीट। और जैसे ही उसने बॉडी बी में एब्जॉर्ब हो गई वो, तो फिर वो बॉडी बी की इंटरनल एनर्जी बन गई। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो जब तक वो एनर्जी बॉडी ए में थी तो क्या कहलाएगी? इंटरनल एनर्जी। ए की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल। जब वो ट्रांसफरिंग हालत में आई तो क्या कहलाई? हीट। हीट। और जैसे ही वो बॉडी बी के अंदर चली गई तो उसे क्या कहलाना पड़ा फिर एक बार? बी की इंटरनल बी की इंटरनल एनर्जी। मतलब हीट कभी भी किसी बॉडी के अंदर है ऐसा नहीं होगा। हीट उसी वक्त कैलकुलेट की जाएगी, हीट का इवैल्यूएशन, उसका कैलकुलेशन, उसके डिस्कशन उसी वक्त किए जाएंगे जब वो एक एनर्जी के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरी बॉडी या एक स्पेस से दूसरे स्पेस, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होगी, तभी वो हीट होगी। जब बॉडी के अंदर चली गई तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई। मजेदार है ना एकदम। ठीक है। तो नो डाउट ये स्टेटमेंट कहना बहुत सही है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट इट इज कैलकुलेटेड ओनली इन विच स्टेट, इन विच सिचुएशन, इन विच कंडीशन? यस, when it is in transit, when it is being transferred, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? yes or no? यस सर। अब आप थोड़ा सा सोचेंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस होल आइडिया बाय टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा एनक्लोज्ड चेंबर है, ठीक है, एनक्लोज्ड चेंबर है, और इस एनक्लोज्ड चेंबर के अंदर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा शायद, इस पर मैं बाद में आंसर करता हूं आपका जो डाउट है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एनक्लोज चेंबर है और इस एनक्लोज चेंबर के अंदर बहुत सारे ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। देयर आर मेनी एंड मेनी एंड मेनी एंड मेनी सच गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो हीट नाम की एनर्जी है ना, इस चेंबर के अंदर इस सब्सटेंस के पास है, इमेजिन करो। तो क्या होता है कि इस सब्सटेंस के पास जब ये एनर्जी, जिसे हम फिलहाल हीट समझ रहे हैं, जब इस सब्सटेंस के पास होती है तो उस एनर्जी की वजह से इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है। दे आर रैंडमली मूविंग। एक गैस के जरिए या गैस के एग्जांपल के जरिए मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दे आर रैंडमली मूविंग। तो मुझे बताइए, जब तक ये एनर्जी जिसे हम हीट समझ रहे हैं इस सब्सटेंस के पास है, तो उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, उसका यूज कैसे हो रहा है, मूव होने के लिए कैसी हो रही है, उसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से हो रही है कि वो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ओके, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो वहां एग्जिस्ट करती है। इस एग्जांपल में वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो हम उसे कहते हैं कि वो उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी है। क्या कहेंगे हम इसके? इंटरनल। अब इसको बिल्कुल, इसके बिल्कुल नजदीक अगर मैं कोल्ड ऑब्जेक्ट रख दूं, बिल्कुल ठंडा सा ऑब्जेक्ट रख दूं जिसके अंदर हीट की कह सकते हैं ना, जिसका टेम्परेचर एकदम कम है, तो क्या होगा कि एक हॉट ऑब्जेक्ट के नजदीक अगर हम कोल्ड ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इन दोनों के दरमियान में ट्रांसफर चालू हो जाएगा। ट्रांसफर हो रहा है। यस। जब ये ट्रांसफर हो रहा है, ये जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तब क्या कहलाएगी? ये हीट। हीट कहलाएगी। जैसे ही इसकी एब्जॉर्प्शन हो गई, ये बाजू वाली सिस्टम में चली गई, दूसरी बॉडी में ये चली गई, जैसे ही ये चली गई तो फिर एक बार क्या बन गई? इंटरनल एनर्जी। क्योंकि जैसे ही ये एब्जॉर्ब होगी तो इसके एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, ये मॉलिक्यूल का फोन आया था देख मेरे पास, ठीक है, माइक ऑफ रखो प्लीज। ये मॉलिक्यूल्स भी जो है ना रैंडमली मूव करने लगेंगे। तो हीट नाम की जो एनर्जी होती है या हीट जिसको हम कहते हैं, ये उसी वक्त कहा जाएगा, उसी अरेंजमेंट में कहा जाएगा जब ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, एक स्पेस, एक जगह से दूसरे स्पेस, दूसरी जगह में ट्रांसफरिंग कर रही है। जब वो उस बॉडी या पार्टिकल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर चली जाती है तब उसे क्या कहेंगे? इंटरनल। याद रखिए, तो हीट का कैलकुलेशन किसी बॉडी के लिए कभी नहीं किया जाएगा। मुझसे अभी किसी ने मैसेज पर क्वेश्चन पूछा, सर तो फिर बॉडी की हीट कैलकुलेट कैसे करें? बॉडी की हीट हम कैलकुलेट करते ही नहीं है।
हम हीट को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो ट्रांसफरिंग कंडीशन में हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग कंडीशन में हो। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठाइए। यस, हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी, हीट इन द बॉडी, ऐसे कोई सेंटेंस नहीं बनते हैं, ये सारे मीनिंगलेस सेंटेंसेस हैं। जब हीट बॉडी के अंदर है मानो तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी है। हीट का कैलकुलेशन उसी वक्त किया जा सकता है जब वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी, या लंबे चौड़े एग्जांपल में कहें तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ट्रांसफर हो रही है, ट्रैवल हो रही है, ट्रांजिट कर रही है, जा रही है। आर थिंग्स क्लियर? ये पहला पॉइंट आप सबको क्लियर होना चाहिए। ओके, यस यस सर। अब चूंकि ये एनर्जी है तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से हम इसके यूनिट और डायमेंशंस लिख सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन उसी तरीके से आएंगे m1 L2 T-2। और जब हम इसका यूनिट लगाएंगे, बेसिकली एसआई यूनिट के हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका यूनिट बनेगा जूल। अगला पॉइंट, माइक जरा प्लीज आप लोग ऑफ रखें, बिल्कुल माइक को ऑन ना करें, डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं। तो इसका यूनिट बनेगा जूल। बट जब हम हीट का जनरल कैलकुलेशन करते हैं, एक कॉमन यूनिट इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको याद होगा कैलोरी। यस, जूल के बजाय हम लोग इसका एक जनरल या कॉमन यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी। ओके, और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हम जूल और कैलोरी का इंटर कन्वर्जन भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और हम ये कह सकते हैं कि 1 कैलोरी 10 to the power 7 इज इक्वल टू 4.18 जूल, राउंड ऑफ करके 4.2 का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। इसे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का क्या मतलब है? यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जूल ये जो यूनिट है ना, ये इन जनरल यूनिट बनता है वर्क डन का। ओके, तो अभी सेंटेंस को जरा ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या कहा गया है? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमने कितना इंक्रीज कराया टेम्परेचर में? 1। यस, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने 1 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीज कराया। कितने वाटर में? 1 ग्राम वाटर में। तो उस वक्त जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा? 1 कैलोरी। और अगर इसी वर्क डन को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो काम का हमको करना पड़ा होगा, जो वर्क डन हमको करना पड़ा होगा, अगर हम जूल में गिने 4.18। यस यस, वेरी गुड, ये वर्क डन हो जाता है 4.18 जूल। अगर कैलोरीज में गिने तो ये 1 कैलोरी हो जाता है। और अगर हम इसी वर्क डन को 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो काम, जो वर्क हमको करना पड़ेगा, अगर हमने उसे जूल में गिनना शुरू किया तो वो 4.18 जूल हो जाएगा। और अगर कैलोरीज में गिनते हैं सो दैट काउंट्स फॉर 1 कैलोरी। तो ये एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट हो गया कि भाई वर्क के बराबर, यानी कि जूल के बराबर हीट, ऐसे। बिकॉज इन जनरल बाद में आगे चल के हम देखेंगे कि हीट का ज्यादा इस्तेमाल जो है हम वर्क डन वाले प्रोसेसेस में ही कर रहे होते हैं। हीट से हम कुछ ना कुछ काम ले रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर हीट को वर्क के इक्विवेलेंट डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये इक्विवेलेंट समझ में आया आपको? यस सर। इसे ऐसे याद रखिए कि अगर मेरे पास 1 ग्राम वाटर है और उस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मैं 14.5 से 15.5 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैकेनिकली मुझे कितना काम करना पड़ेगा? 1 कैलोरी। कैलोरीज में गिनूंगा तो 1 कैलोरी होगा, और अगर जूल में गिनूंगा तो 0.18 जूल। 4.18 जूल होगा। इसे इस तरीके से आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ओके, अब इंटर कन्वर्जन भी किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जूल में हमारे कैलकुलेशंस करते हैं। अब आपको अगर उसको कैलोरीज में लाना है तो आप सीधे सीधे क्या करिए, 4.18 से डिवाइड करिए। समझ रहे हो ना? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्ट ट्राई टू सॉर्ट इट आउट दिस। इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलोरीज ऑफ इन कैलोरीज ऑफ अ 10 ग्राम मास आफ्टर 10 मीटर फॉल। तो कितनी हाइट से ये ऑब्जेक्ट 10 ग्राम का गिर रहा है, 10 किलोग्राम का, सॉरी। तो हम देखते हैं कि भाई 10 मीटर की हाइट है और 10 मीटर की हाइट से ये 10 किलोग्राम
का ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, ये ऐसे नीचे गिरता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? तो सिंपल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग सिंपली ऐसे अप्लाई करेंगे, mgh। मास कितना है? 10 किलोग्राम। ग्रेविटी कितनी है? 10. 10। हाइट मैंने इंटेंशनली कितनी ली? 10। तो आंसर क्या आया? 10 टू द पावर 3 जूल, 1 2 3। अब आपको क्या करना है, इसको कैलोरीज में लाना है। यू वांट टू गेट इट इनटू द कैलोरीज। तो सिंपल एक अप्रोच समझिए ना आप, एकदम आसान सा अप्रोच समझिए। देखो 1 कैलोरी कितना करस्पॉन्ड करता है? 4.1. ठीक है, तो सिंपली ऐसे सोचो, 10 टू द पावर 3 जूल करस्पॉन्ड करेगा x कैलोरीज को, बराबर? Yes. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देखिए, अगर डायरेक्ट लिखूं समझ पाओगे। 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 4.18। यस सर। समझे नहीं समझे? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। मतलब हमें बेसिकली क्या समझ आया कि अगर कोई जूल का वैल्यू हमारे पास है और अगर हम उसको कैलोरीज में ले जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। किस चीज से डिवाइड करना? 4.18 से। तो सिंपली करंट सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं कैलोरीज में निकालना चाहता हूं तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि मुझे 10 टू द पावर 3 को, जो कि जूल में है, 4.18 से डिवाइड करना चाहिए। यानी कि ध्यान देके देखिए, तो 1000 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4.18 से। बताइए आंसर क्या है इसका? 2.2. 239.2 और सिंपली यूनिट लगाइए कैलोरीज, दैट्स इट। ओके, अब एक और छोटा सा एग्जांपल करते हैं, निकाल लेना आंसर भाई आप कैलोरीज में। देखिए ये वाला आंसर, मतलब क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास ऑफ 10 किलोग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो क्या करते हैं कि 36 किलोमीटर पर आवर का कन्वर्जन कर लेते हैं। सो दिस विल बिकम 36 इंटू 5/18। 5/18 से डिवीजन होने के बाद ये कितना हो गया? 18 टू 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे बोला है काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो ये काइनेटिक एनर्जी का हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाया, हाफ mv²। हाफ मास कितना है? 10। वेलोसिटी अभी अभी हमको बताई 10 का स्क्वायर। तो सिंपली दिस विल बिकम 5 इंटू 100, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर कितना हो गया? 500 जूल, बराबर। अब आपको चाहिए ये कैलोरीज में, तो आपने यही काइनेटिक एनर्जी अगर कैलोरीज में निकालनी है तो जो आंसर आपने जूल में निकाला है आप उसको क्या करें? Divide by डिवाइड करें 4.18 मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से। 119.6. डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 9.3. 11.3 और यूनिट लगा दें आप कैलोरीज। 9.6. ओके चलिए 119.6 और इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट आप लगा दें कैलोरीज। क्लियर हो रही है बात? Yes. ये कुछ एक आइडिया मैंने आपको बताए फॉर हीट। अब अगले एस्पेक्ट को समझते हैं, क्योंकि दो ही बातें होंगी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, इन्हीं के अक्रॉस हमको सारी बातें घुमा फिरा के समझने की कोशिश करना है। अब अगला एस्पेक्ट है टेम्परेचर। क्या लगता है आपको टेम्परेचर किसे कहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? यस, इंटरनल ह्यूमिडिटी को नहीं ऐसे नहीं करेंगे। देखो टेम्परेचर अगर आप ध्यान देते हो ना तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ना अपनी, उसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ये, Yes. है ना, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और वहां पे हम एक चीज और कहते हैं ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर। ऐसे 7 जो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज है अपनी, उसमें टेम्परेचर का मतलब एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ये। तो है क्या ये एक्चुअली? तो टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस कितनी है। जैसे देखिए इस सेंटेंस को जरा ध्यान से समझिए। टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि किसी गिवन सिचुएशन में किसी भी बॉडी की डिग्री मतलब उसकी मिकदार कह सकते हो, तुम अमाउंट कह सकते हो, कि कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। ओके, हाँ ये नहीं कहना कि टेम्परेचर से हमें ये पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ हीट कितना है, ये तो गलत बात हो जाएगी। अमाउंट ऑफ हीट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं, इनफैक्ट हम अमाउंट ऑफ हीट किसी बॉडी का बता ही नहीं सकते जब तक वो ट्रांसफर में ना आए। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच होगा अगर हम ये कहने लग जाएं कि टेम्परेचर से हमें ये पता चलेगा कि हीट कितनी है। नो,
टेम्परेचर से हमें ये पता चलेगा कि कोई भी बॉडी कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। हीट कम ज्यादा कुछ भी हो जाए उसमें, दैट डज नॉट टेक, दैट इज इमटेरियल टू टॉक अबाउट हियर। ओके, सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. अब टेम्परेचर इज वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन द लिस्ट ऑफ 7, और इसकी एसआई यूनिट की जब हम बात करते हैं तो ये केल्विन होता है, आप जानते हो। ठीक, बिल्कुल इत्मीनान से चल रहे हैं हम चीजों पे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये एक वन क्वांटिटी है, और डायमेंशन यूजुअली हम लोग ऐसे थीटा से बताते हैं टेम्परेचर लिखते वक्त, और स्केलर क्वांटिटी होनी चाहिए ऑफ कोर्स, और इसका जो एसआई यूनिट है वो होना चाहिए केल्विन। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके, नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट कम्स कि आप टेम्परेचर मेजर कैसे करोगे। ओके, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर मेजर कर लेते हो तो उसकी हेल्प से आप हीट के इवैल्यूएशन और हीट के कैलकुलेशन तक पहुंच सकते हो। ओके, सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट हाउ टू मेजर द टेम्परेचर। टेम्परेचर के मेजर करने की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या तरीके हैं। तो टेम्परेचर को मेजर करना इतना आसान नहीं है। टेम्परेचर हमें कंपैरेटिवली मेजर करना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। ओके, और खास थर्मोडायनेमिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और उसे थर्मोमेट्री कहा जाता है। दैट्स सिंपली अ काइंड ऑफ डिस्कशन, उसे हम थर्मोमेट्री कहेंगे। और हम यूजुअली क्या करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कुछ रेफरेंस पॉइंट्स बनाते हैं। ओके, टेम्परेचर को असल में हम एक डिफरेंस की तरह मेजर करते हैं सही मायनों में देखा जाए तो। कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हम तय करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से ऊपर कितना गया या इस पर्टिकुलर सिचुएशन से नीचे कितना है। जैसे सबसे सिंपल अप्रोच जो टेम्परेचर का मेजर करने का है वो सेल्सियस स्केल में है। तो हम करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक वेरी सिंपल एग्जांपल से आपके सामने ये बात मैं रखने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग वाटर ले लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को समझने के लिए या टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर में हम 2 पॉइंट्स सर्च करते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स। और वाटर में ऐसे कौन से 2 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बताएं मुझे। यस, एक को हम कहते हैं Boiling and freezing point. सेकंड, एक को हम कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट और एक को हम कहेंगे लोअर फिक्स्ड पॉइंट। लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है ना, ये वाला लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये आइस बनते वक्त हम लोग कंसिडरेशन में लाएंगे। जब वाटर का क्या कन्वर्जन हो रहा है, आइस। और अपर फिक्स्ड पॉइंट ये उस वक्त कंसिडरेशन में लाएंगे हम जब वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है, वो स्टीम बन रही है। ठीक है, Yes. आ रही ना बात समझ में? तो वाटर जब आइस बन रहा होगा तब एक पॉइंट का कंसिडरेशन करेंगे, और वाटर जब स्टीम बन रही होगी तब एक पॉइंट का कंसिडरेशन करेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। बड़ा मजेदार है, देखो आप अब गौर से सुनो। फिर हम एक ट्यूब ले लेंगे, जैसे मैंने एक ट्यूब ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसी ट्यूब में बता रहा हूँ आपको, और इसके अंदर मर्क्यूरी या कोई एक सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे जो इन टेम्परेचर्स के लिए या इन वैल्यूज के लिए कुछ रिस्पॉन्स करे। तो मान लेते हैं मैंने इसके अंदर मर्क्यूरी डाल दिया, ऐसे यहाँ पे मर्क्यूरी भरा हुआ है। अब ये बीकर ले लिया मैंने, जस्ट इमेजिन करते हैं ये बीकर, और ये ट्यूब जिसके अंदर मैंने मर्क्यूरी रखा है, इसको उस बीकर के अंदर जो वाटर है उसके अंदर इमर्स करके छोड़ दिया, इसको इमर्स करके छोड़ दिया। ठीक है, ये इमर्स किया और छोड़ दिया। अब इस वाटर को हम करने लगेंगे फ्रीज। क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे इसको। अब फ्रीज करते भी होंगे तब क्या होगा कि मर्क्यूरी किसी सर्टेन लेवल पर होगा। मान लेते हैं फ्रीज करते वक्त मर्क्यूरी इस लेवल पर है, जहां तक मैंने इसको भरा ना, ये मर्क्यूरी मान लेते हैं इस लेवल पर है। तो यहां पर मैं एक मार्किंग लगाऊंगा और मैं बोलूंगा ये वाली मार्किंग है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, Lower fixed point. लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने अपने अंदाजे से मार्किंग लगाई है, ये लेंथ भी फिक्स नहीं है। अगर मैं ये पाइप मोटा इस्तेमाल करूंगा तो ये लेंथ छोटी हो जाएगी, ये पाइप एकदम पतला इस्तेमाल करूंगा तो हो सकता है ये और ज्यादा ऊपर जाए। ठीक है, तो मैंने एक जजमेंट लिया कि जब वाटर फ्रीज हो रहा था तो मर्क्यूरी का लेवल कितना था, और जब वाटर जस्ट आइस बनने वाला था तब उस वक्त उसका जो भी लेवल रहा होगा उसको मैंने 0 की मार्किंग दे दी। गेटिंग इट राइट?
Yes, sir. Yes, sir. अब इस वाटर को मैं हीट करने लगूंगा। अब जब बेटा मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करते 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 क्या होगा, मैं ऐसे नीले कलर से दिखा रहा हूँ कि हीट करते 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 क्या होगा, मर्क्यूरी रेज होता जाएगा और मर्क्यूरी का लेवल यहां तक आया, ऊपर चढ़ा मर्क्यूरी ऐसे। समझ रहे हो बात? Yes. Yes, sir. मर्क्यूरी ऐसे ऊपर चढ़ता गया मान लो, क्योंकि मैं हीट कर रहा हूँ ना, तो पाइप में मर्क्यूरी का एक्सपेंशन होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा और मर्क्यूरी ऐसे 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 ऊपर चढ़ गया। अब जैसे ही वाटर का स्टीम बनने लगा तो जहां भी मर्क्यूरी था मैंने उसको नंबर दे दिया 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये पूरा पूरा कोरा पाइप है, एकदम कोरा, कुछ नहीं है इस पे, कुछ भी नहीं है इस पे, खाली मेरे पास इस पे दो मार्किंग है। एक मार्किंग को मैंने क्या रेफरेंस दिया 0. और एक मार्किंग को मैंने क्या रेफरेंस दिया। 100 degree Celsius. तो ये जो बीच में की पूरी खाली स्पेस है ना, खाली जगह, इस खाली जगह पे मैं ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कितने लाइन बनाऊंगा, 100 लाइन बनाऊंगा। अब अगर किसी अलग सिचुएशन पे मुझे मर्क्यूरी का लेवल यहां दिखता है तो मैं बोलूंगा ना भाई 50 पे है, 35 पे है, 35 पे है, 48 पे है, 70 पे है, कुछ ना कुछ बोलूंगा ना मैं। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा करके मैंने क्या डिजाइन किया, समझ में आई बात? क्या डिजाइन किया मैंने? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर डिजाइन कर लिया मैंने। आप समझे बात को? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो थर्मोमीटर ऐसे डिजाइन होता है। तो हमें क्या चाहिए, एक सब्सटेंस चाहिए और उस सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करके एक लोअर और अपर फिक्स्ड पॉइंट तय करेंगे और जो भी गैप हमको बीच में मिलेगा उस गैप पर हम लोग स्केल की मार्किंग करा देंगे और ऐसा करके हम लोग एक थर्मामीटर का पूरा स्केल ही सेट कर देंगे। अब ये एक फ्री ऑप्शन है, ऐसा बहुत सारे लोग कर सकते हैं। तुम खुद भी अपना तो थर्मामीटर बना सकते हो चाहो तो ऑफ कोर्स लोगों ने इस तरीके का काम किया और अलग अलग थर्मामीटर के स्केल्स बनाए, अलग अलग थर्मामीटर के स्केल्स उन्होंने बनाए। ध्यान से समझना इस बात को। ये कुछ स्केल्स हैं, देखिए अलग अलग स्केल्स हैं। सेंटीग्रेड का स्केल है, फ़ारेनहाइट का स्केल है, रीमर स्केल कहते हैं, रीमर स्केल, रैंकिन का स्केल और सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट में है केल्विन स्केल। तो 1 2 3 4 5 5 अलग अलग स्केल बनाए। गेटिंग इट राइट? Yes. अब जैसे फ़ारेनहाइट का स्केल मैं आपको समझाता हूँ। फ़ारेनहाइट का स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके का मान लो हमने बीकर ले लिया, देखो कितना मजेदार है। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया, वैसे ही वाटर को फिल किया, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर जैसे अभी अभी किया था, और ऐसे ही हमने वो पाइप ले ली, अंदर मर्क्यूरी भर के रखी और अंदर मर्क्यूरी भरने के बाद हमने इंतजार करना शुरू किया कि चलो भाई ये मर्क्यूरी का पूरा कैप्सूल तैयार हो गया, अब ये मर्क्यूरी चाहे तो बहुत ऊपर तक जा सकता है। ठीक, अब जैसे ही वाटर फ्रीज होने लगा, गौर से सुनना मेरी बात, जैसे ही वाटर फ्रीज होने लगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वाली बात कर रहा हूं मैं, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बात कर रहा हूं। तो जैसे ही वाटर फ्रीज होने लगा तो जो भी थर्मामीटर के अंदर या मर्क्यूरी का लेवल रेज हुआ होगा ना, उसको फ़ारेनहाइट ने क्या बोला, 32। 32. ध्यान से समझना। उसी लेवल को जो अभी अभी हमने सेल्सियस में 0 बोला था, फ़ारेनहाइट ने क्या बोला उसको, 32. 32 बोला उसको। उसके अपने कुछ कैलकुलेशन रहे होंगे, ठीक है। उसने बोला होगा नहीं यार 0 कैसे हो गया, अभी भी हीट बाकी है अंदर, थोड़ी बहुत हीट उसके अंदर अभी भी निकल रही होगी, 0 का मतलब पूरा 0 नहीं हुआ है, अंदर मॉलिक्यूल्स अभी भी मूव कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी अभी भी है उसके पास, मतलब वो पूरा 0 नहीं हुआ, उसके पास 32 वैल्यू है। उसके अपने कुछ कैलकुलेशन रहे होंगे। अब जैसे ही थर्मामीटर को और हमने मतलब सब्सटेंस को, वाटर को और हमने हीट करना शुरू किया तो थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी का लेवल ऊपर चढ़ता गया, 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 और जैसे ही उसके वो यू में से बॉइलिंग पॉइंट पे आया, स्टीम बनने वाले पॉइंट पे आया, तो फ़ारेनहाइट ने बोला कि ये नंबर है 212 फ़ारेनहाइट बोला। अब यहाँ 32 से लेके 212 अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो 180 का डिफरेंस है। कितना? 180. Yes. 180 का डिफरेंस है। मतलब इसके बीच में उसने 1 2 मतलब 33 34 35 ऐसा करते 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 टोटल कितने लाइन लगा दिए उसने? 180. 80. 180 का ग्रेजुएशन किया। और यहाँ पे इसने कितने का ग्रेजुएशन किया? 100। आप समझो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मुझे यहाँ मिल रहा है और वो कह रहा है 56 डिग्री सेल्सियस, तो उसके करस्पॉन्डिंगली मुझे यहाँ पे कुछ तो मिलेगा ना फ़ारेनहाइट का। Yes, sir.
जैसे Yes, sir. 0 के लिए करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है मुझे, 32. 32. और 100 के लिए करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है। 212. तो वैसे अगर 50 के लिए मैं लेता हूं तो कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग वैल्यू मुझे यहाँ जरूर मिलेगी। गेटिंग इट राइट। Yes. Yes, sir. तो ऐसे करके अलग 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 स्केल्स बनते गए। अब इन स्केल्स का एक कंपैरिजन या इसका एक चार्ट मैं आपके सामने रखता हूं, केयरफुली देखना, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सी दिस चार्ट। अब सेल्सियस में जो चीज 0 है, लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं इसको। फ़ारेनहाइट में कितनी है, 32. 32। अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस में कितना है, 100. फ़ारेनहाइट में कितना है। 212. मतलब स्केल पर सेल्सियस ने कितने डिवीजन कराए, 100. फ़ारेनहाइट ने कितने कराए, 180. 180। आप जरा रीमर को देखो, वही लोअर फिक्स पॉइंट जो सेल्सियस में 0 है, फ़ारेनहाइट में 32 है, रीमर में भी 0 है, रीमर में भी 0 है। लेकिन अपर फिक्स पॉइंट जो है सेल्सियस में 100 है, फ़ारेनहाइट में 212 है, तो रीमर में 80 है, 80 खाली 80। तो 0 से लेके 80 कितनी ग्रेजुएशन होगी, कितनी स्केल पर मार्किंग लगानी पड़ेगी, 80 लगानी पड़ेगी। अब रैंकिन, रैंकिन में आके देखें तो रैंकिन तो बड़ा ही अजीब है। उसने बोला नहीं, जब ये तुम 0 बोल रहे हो ना, ये 32 बोल रहे हो, रीमर में 0 बोल रहे हो, रैंकिन बोल रहा है नहीं वो 460 है। गेटिंग इट राइट। क्या कह रहा है वो, 460 है। और उसने भी 212 लाइंस निकाले, उसने क्या निकाले, उसने 212 लाइंस निकाले उसने स्केल के ऊपर जो मार्किंग करी ना 212, तो 460 के ऊपर 212 यानी कि अपर लिमिट जो आएगी, अपर फिक्स पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 672। अब सबसे इंपॉर्टेंट और एसआई यूनिट में जो स्केल इस्तेमाल होती है वो है 273 केल्विन, यानी कि 0 ऑफ सेल्सियस, 32 ऑफ फ़ारेनहाइट, 0 ऑफ रीमर, 460 ऑफ रैंकिन विल करस्पॉन्ड टू 273 ऑफ व्हाट, Kelvin. यहाँ पर क्या आना चाहिए, केल्विन अगर है तो यहाँ क्या आना चाहिए, 73. 273। और 100 करते करते यहाँ पे कितना आना चाहिए, 370। 373. तो इसने भी 100 का ही डिफरेंस लिया है, इसने भी ना 100 का ही डिफरेंस लिया है, लेकिन इसकी मार्किंग 273 से लेके 373 तक चलेगी। कट में पॉइंट। Yes, sir. अब इन सब में ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। देखो मैं यहाँ 0 ऑफ सेल्सियस बोल दूं, 32 ऑफ फ़ारेनहाइट बोल दूं, 0 ऑफ रीमर बोल दूं, 460 ऑफ रैंकिन बोल दूं, या केल्विन का 273 बोलूं, ये सब के सब बेसिकली है तो एक ही बात, जहां पर क्या हो रहा है, वाटर का फ्रीज हो रहा है ना। Yes. और यहाँ पे मैं 100 ऑफ सेल्सियस बोल दूं, 212 ऑफ फ़ारेनहाइट बोल दूं, 80 ऑफ रैंकिन बोल दूं, 672 ऑफ रीमर बोल दूं, सॉरी 80 ऑफ रीमर एंड 672 ऑफ रैंकिन एंड 373 ऑफ केल्विन बोल दूं, ये सारे के सारे है तो एक ही बात। क्या बात है, ये Steam. वाटर का कन्वर्जन हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका, है ना, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है वो। तो इनके बीच में एक्टिविटी जो हुई है, वेरिएशन जो आया है, चेंजेस जो आए हैं, वो तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि हर एक स्केल का अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट एक करस्पॉन्डिंग फंक्शन, करस्पॉन्डिंग वैल्यू से रिलेट किया जा सकता है। ये सर नो, Yes, sir. वो रिलेशन कुछ ऐसी है, ध्यान से देखना। रीडिंग ऑन एनी स्केल, किसी भी स्केल की रीडिंग आपको निकालना है तो उसमें हम ऐसे करेंगे, रीडिंग ऑफ एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि सेल्सियस का 0, फ़ारेनहाइट का 32, रीमर का 0, रैंकिन का 460, केल्विन का 273, फिर डिफरेंस अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। और ये प्रोपोर्शन, ये रेशो हमेशा सभी स्केल के लिए कैसा होना चाहिए, Same. Same. सेम फॉर ऑल स्केल्स। समझे। अब इसकी एक रिलेशन तैयार करना शुरू करते हैं। सेल्सियस में कोई भी वैल्यू आएगी तो बेटा मैं उसको सी लिखूंगा, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट क्या है उसका, 0। अपर और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस, अपर और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस कितना है, 100. 100. इट शुड बी इक्वल टू, फ़ारेनहाइट में बताओ, फ़ारेनहाइट में कोई भी वैल्यू आएंगी तो एफ, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है उसका, 32. 32। अपर और लोअर में गैप कितना है,
180 180 इट शुड बी इक्वल टू, रीमर में काम करते हैं। रीमर में अगर कोई भी वैल्यू आएगी टेम्परेचर की तो आर माइनस 0 और फिक्स पॉइंट कितना है उसका, लोअर में डिफरेंस कितना है 80 इक्वल। रैंकिन में काम करते हैं, कोई भी वैल्यू आएगी रैंकिन में आर ए माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है उसका 460, अपर और लोअर में डिफरेंस कितना है 112 इज इक्वल टू, केल्विन में कोई भी वैल्यू आएगी तो के बोलेंगे माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 डिवाइडेड बाय 100 तो इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके हम इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, सेल्सियस और केल्विन का पहले कन्वर्जन आपको समझा देता हूं, ठीक है। जिसका भी मुझे कन्वर्जन करना है ना, तो मैं उन दोनों को कंपेयर करूंगा। तो मैंने सेल्सियस केल्विन ले लिया। अब सेल्सियस के हिसाब से सोचो तो C माइनस 0 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। अब इधर का बाई 100 उधर का बाई 100 तो कट गया, सोच के देखो। तो C इज इक्वल टू क्या, K माइनस 273, देयरफॉर केल्विन इज इक्वल टू क्या C plus 273। अब ये आपने 9th-10th में सीखा होगा। केमिस्ट्री एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो केल्विन में, 300 केल्विन में कैसा आएगा, तो केल्विन इज इक्वल टू सी का मतलब कितना 27 प्लस 273, आंसर क्या आया 300 डिग्री केल्विन। हो गया काम खत्म। तो कोई भी इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं हम, समझे नहीं समझे बात को? यस सर ओके। अब इसको अगर मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट करूं, थोड़ा बहुत इसको यू में से कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर लूं, तो मेरे पास कुछ ऐसा एक कंपैरेटिव चार्ट तैयार हो जाता है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, देखो ये 0 मैंने हटा दिया यहां से, ये 0 हटा दिया यहां से, और बाकी ये जो नीचे के टर्म है इनको डिवीजन में ले आया मैं, जितना हो सकता है उतना मैंने उनको डिवाइड कर दिया। 20 से शायद डिवीजन किया है इनका, 20 से। तो देख लें आप, ये फैक्टर हो गया C/5, ये फैक्टर हो गया F माइनस 32/9, केल्विन वाला फैक्टर हो गया K माइनस 273/5, ये R वाला फैक्टर हो गया R/80, 20 से काटा है 20 से, ठीक है। और ये रैंकिन वाला फैक्टर हो गया RA माइनस 460 डिवाइड बाय 10.6। तो आई रिकमेंड यू पीपल टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इससे आप कोई भी कन्वर्जन बड़ी ही आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब बिफोर आई मूव ऑन, मैं कुछ एक बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, बहुत सिंपल। जैसे इसे ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई दिस। Average room temperature on a normal day is 27 degrees Celsius. What is the room temperature in Fahrenheit scale? तो किसका किसका कन्वर्जन करना है, देखो सेल्सियस से कहाँ जाना है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट मतलब हमको ये सेल्सियस की कंडीशन है, फ़ारेनहाइट की कंडीशन इस्तेमाल करनी चाहिए। तो दिस बिकम्स C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। C कितना है 27/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, मल्टीप्लीकेशन करें तो मेरे हिसाब से हो गया F माइनस 32 इज इक्वल टू 27 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके बताएं कितना होगा, 27 इंटू 9 डिवाइड बाई 5, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई कर लेना, 6 पूरा मल्टीप्लीकेशन करके बता दें जल्दी से।48.6 80 टोटल कितना 48.6 आफ्टर डिवीजन, यू आर सेइंग आफ्टर डिवीजन yes sir 48.6। तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आएगी 48.6 plus 32 प्लस 32 80.6 कितना हुआ 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो गया इसका आंसर। तो कोई भी एट रैंडम वैल्यू हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। जैसे इसे ट्राई करें आप, ट्राई दिस। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये एकदम नीचे है, देखिए
Yes, sir. चलिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज 98.4 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? मतलब गिवन क्या है, फ़ारेनहाइट में गिवन है और कन्वर्जन किस में करना है? सेल्सियस। तो वही चीज मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। तो C/5 ये कितना हो गया? 98.4। ये वाली वैल्यू पुटअप करोगे ना फ़ारेनहाइट की, यस। -32/9 सॉल्व करें, बताएं सी का आंसर। कर पा रहे हो? समझ में आ रही है ना बात क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. ओके, बताइए फिर क्या आता है। तो 98.4 को पहले तो 32 माइनस कर दें, उसमें से जो डिवाइड हो, जो बचेगा उसको 9 से डिवाइड कर दें एंड देन मल्टीप्लाइड विद 5। 36.88। हाँ, 36.8। वेरी गुड, 36.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ऐसा मैं एक और एग्जांपल यहाँ आपके सामने रखता हूँ, ट्राई फॉर इट। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे ट्राई करिए। केल्विन में एक वैल्यू दी गई है, आपको उसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में बताना है। तो अगर हम एक जनरल कंपैरिजन करें और कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को सॉर्ट आउट करें, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ध्यान से देखना आप। यहाँ पे मैंने ये सेल्सियस स्केल लिया है, ये फ़ारेनहाइट और ये केल्विन है। यूजुअली ये तीन ही इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ये लेवल पे ध्यान देना चाहिए। ये लेवल क्या है? 0। फ़ारेनहाइट में कितना हो गया ये? 32। 32. जबकि केल्विन में कितना हुआ? 270। अब देखो, जब हम इसका 0 करते बैठेंगे ना, तो जो सबसे एक्चुअल 0 आएगा, एब्सोल्यूट 0 आएगा, जहां पर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाती है बॉडी के अंदर। समझाने के लिए कह रहा हूं, बॉडी के अंदर कोई हीट ही नहीं है, मतलब कोई मॉलिक्यूल का मोशन ही नहीं है। वो उस वक्त आएगा जब केल्विन की 0 वैल्यू अप्रोच होगी। सेल्सियस की 0 पे एक्चुअल 0 नहीं होता है। सेल्सियस की 0 पे अंदर थोड़ी बहुत इंटरनल एनर्जी बाकी रहती है। एक्चुअल 0, कंप्लीट डेड, पूरी तरीके से मॉलिक्यूलर एक्टिविटी खत्म, कब होगी वो? केल्विन। केल्विन का 0 आने पर। इसलिए ट्रू 0 कौन सा है? सेल्सियस का 0 ट्रू 0 है क्या? फ़ारेनहाइट का 0 ट्रू केल्विन 0 है क्या? रीमर या रैंकिन का 0 ट्रू 0 है? नहीं, ट्रू 0 Kelvin. किसका है? केल्विन। केल्विन का। इसको ट्रू 0 क्यों बोलते हैं? एब्सोल्यूट 0 क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि जब केल्विन की 0 वैल्यू अप्रोच होती है या होगी, तो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल का मोशन भी बंद हो जाता है, उसके अंदर की टोटल इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाती है, वो एकदम डेड हो जाता है। और सरप्राइजिंगली मैं आपको ये बता दूं कि केल्विन का 0 कभी आता ही नहीं है, प्रैक्टिकली आता ही नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। ये एक थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड सिचुएशन है, थ्योरेटिकली हमें समझाया गया है कि एब्सोल्यूट 0, पक्का 0, 100% 0 जिसे हम कहेंगे, जहां पर पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बंद हो जाती है, वो कौन सी स्केल पर कहां होगी? केल्विन पर एब्सोल्यूट। केल्विन पर एब्सोल्यूट 0 होने पर, यानी कि केल्विन के 0 होने पर। तब उसका करस्पॉन्डिंग सेल्सियस कितना कहलाएगा? -273। उसका करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट कितना कहलाएगा? -489। -489। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा? आदमी की डेथ होगी तब। अरे यार, आदमी को कहां से ला रहे हो तुम बीच में? मैं मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ यहाँ कोई आदमी की डेड डेड होने की बात नहीं चल रही है। मतलब ये कि अभी जैसे हवा में मॉलिक्यूल्स हैं, 0 डिग्री सेल्सियस भी हुआ ना, तो हवा के मॉलिक्यूल्स थोड़ा बहुत इधर उधर चलते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल पूरे रुक जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, इनका मोशन ही बंद हो जाएगा। कब बंद होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 Kelvin. 0 डिग्री केल्विन पर। आदमी तो जिंदा रह ही नहीं सकता 0 पे। वैसे सेल्सियस में छोड़ दो तो आदमी मर जाए, ठीक है। केल्विन 0 तो आता भी नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी थोड़ी बहुत क्यों ना हो चालू रहती है अंदर। तो ये एक थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड आंसर्स हैं, जैसे कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट, रूम टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट।
CO2 कब सॉलिड होता है, लाइक -78 पे होता है, ऑन द अदर साइड केल्विन उसका 195। तो ये कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स हैं। हाइड्रोजन की बॉइलिंग, तो कुछ स्टैंडर्ड नंबर्स हैं। अगर ये कुछ पूछा जाता है इसमें से कुछ भी हमें, तो हमें इनफैक्ट कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे नंबर उठा लें और कंपैरेटिवली आप आंसर बता सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. कई बार हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी ऑफ कोर्स, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग बोलते हैं एनटीपी या बोलते हैं एसटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो याद रखिए, जब एनटीपी या एसटीपी ऐसा वर्ड आएगा ना, तो बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं? 0 degree Celsius. 0 degree Celsius, which actually means 273 Kelvin, or which actually means 32 degree Fahrenheit. तो मेनी टाइम्स क्वेश्चन में क्या करेगा, वो एनटीपी ऐसा बोलेगा और कुछ टेम्परेचर देगा ही नहीं। तो हमें हमको क्लिक कर लेना चाहिए कि जब एनटीपी होगा मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा यूनिट में टेम्परेचर को एस्टिमेट करने वाला हूं, तो वो 273.15 या 273 इन जनरल केल्विन होगा। आपको मेरी बात को समझ आ रही है अच्छे से? Yes, sir. Okay. Now coming to a very very important property, last and very important condition to discuss. देखो, जब कभी भी हम टेम्परेचर का कोई स्केल बनाते हैं, कोई भी स्केल, चाहे केल्विन का बना लें, सेल्सियस का बना लें, फ़ारेनहाइट का बना लें, रीमर का बना लें, रैंकिन का बना लें, रैंकिन का, तो हम किसी ना किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे वाटर फ्रीज हो रहा था, या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था, थर्मामीटर के अंदर वॉल्यूम का एक्सपांशन हो रहा था, है ना? हम प्रेशर के बिना पे भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम बेसिकली किसी ना किसी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं कि भाई जब टेम्परेचर चेंज होगा तो ऐसा एक्सपांशन होगा और पाइप के अंदर जो है वो मर्क्यूरी का वॉल्यूम ऊपर चढ़ेगा। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं, एम आई करेक्ट? यस और नो? Yes. अब यहां पर हम अपर फिक्स्ड और लोअर फिक्स्ड पॉइंट के लिए एक प्रॉपर्टी का कोरिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। सी इट वेरी केयरफुली। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से पढ़िए, ये हमारे लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन बनने वाला है। इफ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी इज P1 एंड P2 एट कहां पर 0 degree. डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है? P1। P1, और 100 डिग्री सेल्सियस पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है? P2, तो कोई भी रैंडम टेम्परेचर अगर हमारे सामने है और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उस वक्त कितनी है? पीटी। कोई भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो सकती है, सुनिए गौर से, टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है? कोई भी एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की कंडीशन टेम्परेचर पर, तो 0 पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? P1. 100 पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? P2. और किसी रैंडम टेम्परेचर पर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? PT, तो वो रैंडम टेम्परेचर एस्टिमेट किया जा सकता है बाय दिस फॉर्मूला, T इज इक्वल टू 100 in bracket PT minus P1 divided by P2 minus P1। आइए आपको समझाने के लिए ना मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे रखता हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक नहीं दो लूंगा अगर जरूरत पड़ी तो, बट सी इट वेरी केयरफुली। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन। लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन ए मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर इज 25 mm एट आइस पॉइंट। तो यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है? लेंथ ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। length of mercury. अब देखो बेटा ध्यान से, आइस पॉइंट पर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है? 1. 25 mm, मतलब ये हो गया बेटा P1। P1, फिर उसके बाद स्टीम पॉइंट पर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है? 180 P2, मतलब ये हो गया P2। अब किसी रैंडम टेम्परेचर पर ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कितनी है? 60. मतलब ये क्या हुआ? TT। TT। अब हमें निकालना है कि वो रैंडम टेम्परेचर कितना है। तो आपका फॉर्मूला रेडी है, T इज इक्वल टू, बोलिए, 100 60. माइनस P1, पूरा फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1। चलिए कैलकुलेशन पूरा करते हैं। 160 25. माइनस 25. डिवाइडेड बाय 25 माइनस 25। करेक्ट है? minus 25. करेक्ट किया? Yes. बस इसे माइनस करिए, आंसर बताइए, डिवीजन करिए पूरा।
तो T इज इक्वल टू, यू आर रेडी विथ योर आंसर, बताइए क्या आएगा? 22.58. 22.58, ऐसा नो Yes, sir. in degree Celsius. ओके, Yes, sir. एक और इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, देखें आप लोग कितनी चालाकी से करते हो। ध्यान से करना। रेजिस्टेंस ऑफ द थर्मामीटर हैज अ वैल्यू ऑफ 95.2 ओम एट आइस पॉइंट। तो यहाँ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कौन है ये बताइए। Sir, Resistance. रेजिस्टेंस के बिना पे चेक करेंगे कि टेम्परेचर कितना है, जिसके बिना पे चेक करना है ना टेम्परेचर कितना है, उसे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे अभी अभी हमने बोला मर्क्यूरी कॉलम की लेंथ से अंदाजा ले रहे थे हम लोग कि टेम्परेचर कितना है, यहाँ रेजिस्टेंस से अंदाजा लेंगे। तो आइस पॉइंट पर ये कितना है? 95.2. हाँ, मतलब ये क्या कहलाएगा? T1. T1, वेरी गुड। T1. ये क्या कहलाएगा? P2. T2. T2 कहलाएगा ये। What would be the resistance if the actual temperature is 27 डिग्री सेल्सियस? मतलब ये क्या है? T. PT. शाबाश, वेरी गुड। अब फॉर्मूला बताइए। T is equal to, this will become 100 PT T minus P1 divided by P2 minus P1. Therefore, this temperature will go for 100 PT. find करना है. Find out. फाइंड करना है, यहाँ T की जगह पे मुझे लिखना चाहिए 27, 27. तो PT हमें फाइंड करना है, माइनस P1 95.2. 95.2, this will become 138.6 minus 95.2. ओके, अब कैलकुलेशन पूरा करिए, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं मैं, बताइए आंसर क्या आता है। सिंपली इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड करिए, ये इधर ले जाके प्लस करिए, you'll get your answer. Is it okay? Yes, sir. हाँ, तो होमवर्क में कर लेंगे उतना। हाँ, Yes, sir. ओके, कुछ एक डिफरेंसेस भी मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे कि ये एक चीज देखिए, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस, ये आपकी रीडिंग के लिए है, अब मैं इसे अलग से एक्सप्लेन तो नहीं करते बैठूंगा। हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कह सकते हो, थर्मोडायनेमिक स्टेट को डिफाइन करने में हेल्प करती है। ओके, तो दीज डिफरेंसेस यू कैन गो ऑन, रीड कर लें इसको आप। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस मैं आपके सामने पुटअप कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। एडियाबेटिक वॉल एंड डाइथर्मिक वॉल। Adiabatic wall simple है, an ideal wall or a partition separating two systems such that no heat exchange can take place. मतलब एक ऐसी दीवार बना देना जिसके एक साइड से दूसरे साइड हीट का एक्सचेंज नहीं नहीं होना. ओके, और अगर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, वॉल दैट अलाउज एक्सचेंज ऑफ हीट, उसे डायथर्मिक कहते हैं। ओके, ये थर्मली इंसुलेटर होगा, इंसुलेटर मतलब जिसमें से कुछ चीज ट्रांसफर नहीं होती है, ये थर्मली इंसुलेटर नहीं है, जिसे हम थर्मल कंडक्टर कह सकते हैं। ओके, एंड वेरी इंटरेस्टिंग, एडियाबेटिकली जो वॉल बनती है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली ऐसा बनाना बहुत मुश्किल है, हीट थोड़ी बहुत क्यों ना हो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती ही है, तो एडियाबेटिक वॉल बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और डायथर्मिक वॉल हम बनाना क्या, मतलब सारे मटेरियल डायथर्मिक ही होते हैं, यूजुअली कॉपर की शीट्स, एल्यूमिनियम की शीट, ग्लास, एक जगह से दूसरी जगह, एक साइड से दूसरी साइड में हीट का ट्रांसफर हो ही जाता है। रिप्रेजेंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थिक क्रॉस शेड एंड द अदर साइड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डार्क रीजन। मतलब देखो, अगर मैंने वॉल ऐसी बना दी, ये वॉल ऐसी दिखाई और मैंने ऐसे ऐसे लाइंस इसमें बनाए, तो ये कौन सी वॉल कहलाएगी? Adiabatic wall. एडियाबेटिक। और यहाँ मैंने वॉल ऐसी बना दी लाइक दिस, ठीक है, और इसके अंदर अगर मैंने ऐसा Color. कुछ भी
रीजन फिल कर दिया, ऐसी वॉल अगर मैं बना देता हूँ तो इस वॉल को हम क्या कॉल करते हैं? डायथर्मिक डायथर्मिक कॉल करते हैं। तो ये छोटी मोटी मालूमात हमें होनी चाहिए, बिकॉज ये हमें हेल्प करेगा 12th में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, तो वहां पर हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज मैंने जितना बेसिक्स आपको पढ़ाया है आप उसे अच्छे से रिवाइज कर लें। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने आज आपको हीट के बारे में बताया, थोड़ा बहुत टेम्परेचर की स्केल्स, उसकी मेजरमेंट, इंटर कन्वर्जन और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर छोटा मोटा कैलकुलेशन कैसे किया जाए, ये 2-4 चीजें आपको बताई गई है। आई होप ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आपको ठीक से समझ में आ गया हो।